नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और 30 नवंबर 2024 तक सुचारू रूप से संचालित होगी। बहुत सारे बच्चों के पेपर कल हो चुके हैं, बहुतों के आज हैं और ऐसे ही आगामी 19-20 दिन तक लगातार पेपर चलेंगे। तो हमने पिछले 9 दिन में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित काफी सारी कक्षाएं देखी और कल जो पेपर आया उसमें बहुत सारे तथ्यात्मक बिंदु इसी में से पूछे गए हैं। उम्मीद है आप इन सभी कक्षाओं का लाभ ले रहे होंगे और अच्छे से उत्तर दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी 10वीं कक्षा से संबंधित तथ्यात्मक बिंदु। पहला तथ्य आपके सामने, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। वर्ष 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। अगला तथ्य, जापान के क्योटो शहर में हुए UNCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था। कितनी कटौती करने का प्रावधान किया गया था? तो 2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 में जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। कितनी जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई? तो $100 अरब की। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDM के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। अगला तथ्य देखते हैं, CDM ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इस सामने लाई गई है। क्या? CDM का फुल फॉर्म क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और यह काम क्या करती है? यह ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। अगला तथ्य देखते हैं, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सकें। स्वच्छ विकास युक्ति का ये काम है। अगला तथ्य देखते हैं, कार्बन जमाओं कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM है। क्या है? क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक युक्ति है। अगला तथ्य देखते हैं, एनेक्स 1 के विकसित देश और गैर एनेक्स 1 में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं। अगला तथ्य क्या है? CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं,
यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। क्या वर्णित है? स्वच्छ विकास युक्ति। क्या वर्णित है? स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी जिसे कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? 1 CER यूनिट प्राप्त होती है। अगला तथ्य देखते हैं, जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला तथ्य देखते हैं, आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। क्या है? नगोया प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है? एजेंडा 21 है। क्या है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है। उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इनका क्रय विक्रय किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, वायु कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, इसका प्रबंधन कौन करता है? तो विश्व बैंक इसका प्रबंधन करता है। किसका प्रबंधन करता है? वायु कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन करता है। अगला तथ्य देखते हैं, वायु कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एक बहुपक्षीय कोष है। किस प्रकार का कोष है? बहुपक्षीय कोष है। और यह कोष क्या करता है? यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है। किसकी कमी करने को बढ़ावा देता है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनों में कमी करने को यह बढ़ावा देता है। कौन? वायु कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। और यह किस प्रकार का कोष है? तो यह एक बहुपक्षीय कोष है। किस प्रकार का कोष है? बहुपक्षीय कोष है। अगला तथ्य देखते हैं, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों और की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। कौन है? वन कार्बन भागीदारी सुविधा। कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? जून 2008 में। कब प्रारंभ हुआ था? जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 30 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर इसका संभावित असर होगा। किस प्रकार का असर होगा? स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा तथा विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। अगला तथ्य देखते हैं, आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा। कौन सा भाग?
1/6वां भाग रूपांतरित हो जाएगा। अगला तथ्य देखते हैं, यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। क्या पहुंच जाएंगी? 30% तक ज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने की कगार तक पहुंच जाएंगी। अगला तथ्य देखते हैं, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। कैसी? 80 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। अगला तथ्य देखते हैं, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा, कहाँ होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। क्या है संबंधित? पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकारी कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता से झुकाव भी कहते हैं, विषुव अयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या अपसौर की उपसौर की स्थिति। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित हैं। किसने दिए? मिलुटिन मिलानकोविच ने दिए। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है। यह कथन किसका है? मिलुटिन मिलानकोविच का यह कथन है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। क्या है? हिम तत्व है। क्या कहलाता है? हिम तत्व कहलाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब हुई? 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? आणविक ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी। कहां पर? समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। अगला तथ्य देखते हैं, ग्लोबीय ताप वृद्धि, यहाँ पर छूट गया, ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। कहाँ के? मूंगे के विश्व समस्त द्वीप डूब जाएंगे। अगला तथ्य देखते हैं, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा। किस पर छा जाएगा? नीदरलैंड्स पर। कब तक? 2044 ईस्वी तक। और क्या डूब जाएगा? फिजी डूब जाएगा। तो उस टाइम पर जो समुद्र तल बढ़ेगा तो समुद्र तल के बढ़ने से नीदरलैंड पर एक बहुत ही गंभीर संकट के बढ़ने की आशंका है। अगला तथ्य देखते हैं, आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है। कितना? 33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है। क्या छिड़का जाता है? समुद्री जल को छिड़का जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं, कौन है? समोच्च बांध, अनुपथ सस्यन,
एवं शून्य जुताई, ये सभी इसमें प्रभावी है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में। ठीक है ना। किसका गठन? UNFCCC। यह किस प्रकार की संधि है? तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1992 में हुआ था। इसका गठन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में इसका गठन हुआ था। किस प्रकार से? संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या? इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कहाँ हुआ था और किस प्रकार के सम्मेलन में हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। अगला तथ्य देखते हैं। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं INDCC के लक्ष्यों में। कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया। कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया किसका? एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया। अगला तथ्य देखते हैं। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी किसकी? हरित जलवायु कोष की, जिसे GCF भी कहते हैं। तो हरित जलवायु कोष या GCF की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जलवायु परिवर्तन सभा में डरबन में स्थापना हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। क्या बनी है? हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं। विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, किसने? न्यूजीलैंड वह विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण इसको रोकने के लिए कार्बन टैक्स को लगाने का प्रस्ताव सबसे पहले रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा रहा है या जिन कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है वे क्या हैं? कि चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगला तथ्य देखते हैं। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। क्या सही है? कि वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं और वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फियर ही वह जगह है जहां पर ओजोन परत मुख्य रूप से अवस्थित रहती है। अगला तथ्य देखते हैं। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। क्या अवस्थित रहती है? ओजोन परत। माने स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसके निचले हिस्से में लगभग पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थिर रहती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। क्या है? CFC। यह मानव के निर्मित यौगिक हैं। अगला तथ्य देखते हैं।
ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी क्या है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। अगला तथ्य देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है किस प्रकार का? परावैगनी विकिरण अवशोषित किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है कौन सी? ओजोन, O3। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपनी 10वीं कक्षा का अध्ययन किया। कल हम आप सभी के सामने 11वीं कक्षा लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।